हेलो स्टूडेंट्स, ये फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट 2 है और इसमें हम बात करेंगे कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से होस्ट नेशंस जहां वो इनवाइट की जाती है उसमें फ़ायदे पहुंचाती है और किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो पहला एडवांटेज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। बहुत से नेशंस ऐसे हैं जहाँ पर कैपिटल कम होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके कारण कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही होती है, और ऐसे देशों में क्योंकि सेविंग्स कम होती हैं, वो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही होती हैं। इनकम ज़्यादा होती है लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम रेशो में सेविंग्स नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऐसे में कैपिटल की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका है फॉरेन कैपिटल को इनवाइट करना। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत ही सिग्निफिकेंस रखती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, लेकिन कुछ नेशंस ऐसे हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस की जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टेक्निक अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं ओल्ड और इनसफिशिएंट है, और ऐसे में वो देश इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो फॉरेन कैपिटल बेसिकली अपने आप में अपने साथ टेक्निकल नो हाउ और ट्रेड एक्सपीरियंस भी लेकर आती है, जिससे इकनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास अबंडेंस में पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज की बात करें, लेकिन ऐसे नेशंस क्योंकि वहाँ पर कैपिटल अवेलेबल नहीं होती, टेक्निकल नो हाउ अवेलेबल नहीं होती, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते। फॉरेन कैपिटल के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल हो पाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन पाई जाती है। वहाँ इंपोर्ट्स ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स की बजाय, और जिसके कारण ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करती हैं। और फॉरेन कैपिटल अपने आप में यदि अवेलेबल होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम को यदि आपको एक्सटेंड करना है और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है तो आपके लिए कैपिटल गुड्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मशीन्स और इक्विपमेंट की बात करें आप। लेकिन इन बेसिक चीज़ों को, इन मशीनरी को इम्पोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फेस कर रही होती हैं। तो ऐसे में फॉरेन कैपिटल उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल। डोमेस्टिक प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हों या फिर जो नए वेंचर्स हों, बेसिकली जहाँ पर रिस्क का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे रिस्की वेंचर्स में यूज़फुल हो सकती है और इस डेफिशिएंसी को दूर कर सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स। अब जो आपका इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड से, जैसे कि रेलवे, रोड्स, कैनाल, पावर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये काफ़ी नेशंस में अच्छे तरीके से नहीं पाया जाता और प्रॉब्लम क्रिएट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो फॉरेन कैपिटल बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है इस डायरेक्शन में, और वो ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकती है, फेवरेबली इम्पैक्ट कर सकती है आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, दोनों को। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सी जब आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री में आती है तो वहाँ पर फॉरेन कैपिटल आती है, फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ आ सकती है ये जो फॉरेन कैपिटल है। और ये फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपको हेल्प करती है कि आप अपनी कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री यूनिट को सेटअप कर सकें, और ये इंडस्ट्री सेटअप होकर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती हैं। रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। अब क्योंकि फॉरेन कैपिटल से आप जो एसेंशियल गुड्स हैं जो आपके यहाँ पर शॉर्टेज में अवेलेबल हैं उनको बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, और इससे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्रूव होती है। और यदि गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी
तो उनके प्राइसेस भी रिड्यूस होंगे, जिससे इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी। हेल्प इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, बहुत सी फॉरेन कंपनीज़ हैं जो उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने यूनिट्स को इंस्टॉल कर सकती हैं होस्ट नेशन में, और वहाँ उन पर कुछ कंडीशन भी लगाई जा सकती हैं कि उनको अपने प्रोडक्शन का इतना % एक्सपोर्ट करना ही होगा, जो कि उस होस्ट नेशन के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मैनेजरियल स्किल, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने आप पेरेंट नेशन से होस्ट नेशन में मूव करती है, तो वहाँ से उनके कुछ मैनेजर्स भी मूव करते हैं, जिससे लोकल मैनेजर्स को फ़ायदा होता है। होस्ट नेशन के सुपर स्किल्ड मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करने से वो उनकी मैनेजमेंट स्टाइल्स और स्किल टेक्निक्स को सीख सकते हैं। प्रमोट कंपटीशन, एफडीआई कहीं ना कहीं होस्ट नेशन में कंपटीशन को प्रमोट करती है, और जो एमएनसीज के प्रोडक्ट हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं compete करते हैं, जिससे इकोनॉमी में कंपटीशन इंक्रीज़ होता है और चीज़ों के प्राइजेस कम होते हैं और कस्टमर को कहीं ना कहीं बेटर चॉइसेस मिल पाती हैं। प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एमएनसीज यदि अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करती हैं, होस्ट नेशंस की तरफ मूव करती हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन बेस सेटल करती हैं, तो ऐसे में जो एंसिलरी यूनिट्स हैं वो भी आसपास के लोकेशंस में मूव करती हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। फिर हम बात करेंगे लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स ऑफ एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर द होस्ट नेशंस। पहला जो बैड इफेक्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पर। जैसे ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं ओपन कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जो फॉरेन कंपनीज़ यहाँ आकर सेटल होती हैं, क्योंकि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ होती हैं, उनका फाइनेंशियल बेस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी रेपुटेशंस अच्छी होती हैं, और इसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है, उनकी सेल्स हैं जो वो बैडली अफेक्ट होती हैं। यदि हम फॉरेन कंपनीज़ की बात करें तो वो बहुत बार ऐसी पोजीशन में होती हैं जहां वो डोमेस्टिक कंपनीज़ जो है होस्ट नेशन की उनको टेक ओवर कर लेती हैं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की यदि हम बात करते हैं तो उसने बहुत सारी डोमेस्टिक यूनिट्स जो इंडिया की हैं उनको टेक ओवर किया है। इंक्रीज़ इन फॉरेन डिपेंडेंस, यदि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं, वहाँ के मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, टेक्निकल नो हाउ पर डिपेंड करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं होस्ट नेशन जो है उसकी डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज़ पर कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है, और वो खुद इन टेक्निकल नो हाउ, मशीन्स और नए रॉ मटेरियल को इन्वेंट करने पर कम फोकस करते हैं। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सब्सिडरी यूनिट्स जब यहाँ पर आती हैं या फॉरेन यूनिट्स जब यहाँ आती हैं, अपने कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं, तो वो जो रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको अपने देश में वापस भेजती हैं, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज का बहुत सारा आउटफ्लो होता है। और इसी के साथ जब हम कैपिटल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट करते हैं तो वो भी अपने आप में आउटफ्लो का कारण बनती है फॉरेन एक्सचेंज के, और ये बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि जो टेक्नोलॉजी सेटअप है उसको फॉरेन कंपनी के अकॉर्डिंग मैच किया जा सके। इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर फॉरेन कैपिटल या लोन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत ही कम एफर्ट किए जाते हैं कि जो कंट्री में सेविंग्स हैं या कंट्री में इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, और इससे हमारी जो सेविंग्स हैं वो बुरी तरह अफेक्ट होती हैं और हम फॉरेन कैपिटल पर ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमें इंटरेस्ट बर्डन की भी एक ह्यूज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अनसर्टेनिटी, अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसके साथ में एक जो मेन एलिमेंट अटैच्ड है वो अनसर्टेनिटी का अटैच्ड है। आप जो फॉरेन कंट्री है जो आपके होस्ट नेशन में इन्वेस्ट कर रही है वो किसी भी समय अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल सकती है, इसको आप अपनी इकनॉमी का एक परमानेंट पार्ट नहीं मान सकते। और स्पेशली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ता है
तो यदि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी विड्रॉ करते हैं। हार्मफुल फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके कारण डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सफ़र करना पड़ता है और वो जो फॉरेन इंटरप्राइजेज़ यहाँ इस्टेब्लिश होती हैं उनके कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते, उनका प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन होता चला जाता है, जिससे कंट्री के प्रोडक्शन बेस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके डेवलपमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इम्बैलेंस डेवलपमेंट, अब फॉरेन कैपिटल जो है वो बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किए करने को फॉरेनर्स तैयार होते हैं जहाँ पर हाई प्रॉफिट उनको मिल सके। उन्हें देश के बैलेंस डेवलपमेंट या देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ को अवॉइड करते हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी अवॉइड करते हैं जहाँ पर प्रॉफिट कम हो। वो केवल हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसके कारण कुछ सेगमेंट्स या कुछ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप होती हैं जबकि बाकी इंडस्ट्रीज़ को सेटबैक का सामना करना पड़ता है। हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल जो है वो अपने साथ कहीं ना कहीं फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी लेके आती है, लेकिन ये फॉरेन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत मददगार साबित होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि हम कम्प्लीटली कहीं ना कहीं फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लग जाते हैं और जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको इन्फीरियर मानते हुए, एब्सोल्यूट मानते हुए एक साइड रख देते हैं और इसी के साथ हम कोशिश नहीं करते कि हम उस डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, एफिशिएंट बना सकें और रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगाए रखें। ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं इस फॉरेन कैपिटल के कारण।